उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। मुख्तार की मौत के साथ एक बार फिर से बहस तेज हो गई है कि योगी राज में माफियाओं का अंत तय है। शायद यही वजह है कि मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। मुख्तार की मौत के पीछे जहर वाली थ्योरी चल रही है। मुख्तार अंसारी ने 5 दिन पहले ही स्लो पॉइजन देने की बात कही थी। इस आधार पर जेल बदलने की मांग भी की थी, लेकिन जेल नहीं बदला गया। 2 दिन पहले बांदा जेल के जेलर को लापरवाही बरतने के बाद करके सस्पेंड कर दिया गया। इन्हीं वजहों से मुख्तार की मौत पर सस्पेंस गहराया और सूबे में यह बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में क्या सामने आता है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन चुनाव का समय है। इस विवाद के शांत होने के आसार बहुत कम हैं। इस पूरे मसले का एक दूसरा पहलू भी है जो प्रदेश के प्रोग्रेस से जुड़ा है। सीधा सा हिसाब है, जब प्रदेश शांत होगा तो निवेश आएगा, माफियाओं का अंत होगा तो कारोबारी माहौल बेहतर होगा। प्रदेश में जितने कम अपराधी होंगे, लोग उतनी ही ज्यादा सुरक्षा महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा होगा। अपराधियों पर नकेल साधने के मामले में योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा माना जाता है। इसका फायदा उन्हें हर चुनाव में मिलता रहा है। मुख्तार की मौत के बाद से वो लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उन माफियाओं का जिक्र है जिनको योगी राज में सफाया हो गया। 28 मार्च को इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ गया, जिसका मऊ, गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में दबदबा चलता था। मुख्तार 2005 से ही जेल में था। जेल में बैठे बैठे मुख्तार अपना काला कारोबार चलाता रहा। एक और सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्तार की मुश्किलें 2022 के बाद बढ़ने लगी, जब एक के बाद एक केस में कोर्ट से फैसला आने लगा। उससे पहले तो मानो मुख्तार बेलगाम था। दिन दहाड़े हत्या करवाना, गवाहों को धमकाना, नहीं माने तो मरवा देना, यहां तक कि बड़े पुलिस अधिकारियों को भी वो नहीं बख्शता था, उनका जीना मुहाल कर देता था। आप पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को सुनिए, जिन्होंने मुख्तार से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से। मुख्तार ये सब कुछ जेल में बैठे बैठे ही करता था। जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करता था। इन दिनों सीनियर पुलिस अधिकारी अमिताभ यश की जो उनकी कुछ बातें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर का लाइव अपडेट मुख्तार जेल में अपने फोन पर ले रहा था। अपने गुर्गों को कृष्णानंद राय की चुटिया काटने का आदेश दे रहा था। सुनिए जरा। वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे, और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को, और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और
उसने वार्ता को क्लोज किया। लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, काट लीन मुट्ठी में। ये जो जिक्र है ये कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद राकेश पांडे ने उनकी चोटी को काट लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया था। इसी के बारे में मुख्तार अंसारी जिक्र कर रहा है। योगी राज में पिछले 5 सालों में ये 5वें बड़े गैंगस्टर की मौत है। मुख्तार से पहले 15 अप्रैल 2023 को माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी। अतीक को अहमदाबाद की जेल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। प्रयागराज में केल्विन अस्पताल के पास बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अतीक का भाई अशरफ अहमद भी बड़ा डॉन था, उसकी भी अतीक के साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले यूपी के एक और बड़े माफिया का सफाया हुआ। 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। यूपी पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तभी गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ यूपी पुलिस के सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। 9 जुलाई 2018 को बागपत की जिला जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या एक दूसरे गैंगस्टर सुनील राठी ने की थी। ये तो टॉप 5 हैं जिनकी योगी राज में अंत हो गया। इसके अलावा कुछ और नाम है जो यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। एक और बड़ा नाम है संजीव महेश्वरी जीवा का। पिछले साल जून में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी की हत्या लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर कर दी गई। इसी तरह पिछले साल गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या जो है वो भरतपुर कोर्ट ले जाते समय हुई। जघीना पर बीजेपी के एक नेता की हत्या का आरोप था। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली। उसके बाद से ही माफियाओं के अंत का सिलसिला शुरू हुआ। कोई हार्ट अटैक से मरा तो कोई राइवल गैंग के हाथों मारा गया, कोई एनकाउंटर में मारा गया। तो कारण बेशक अलग अलग रहे हों, लेकिन माफियाओं के अंत का फायदा यूपी की जनता को जरूर हो रहा है। जब भी मौका मिलता है यूपी के मुख्यमंत्री ये संदेश देने से पीछे नहीं रहते कि यूपी में माफियाओं का अंत तय है। अतीक अहमद की हत्या के बाद विधानसभा में दिया गया उनका एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। सुनिए। और फिर इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भास्कर घोष बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप सांडा सपा प्रवक्ता, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भास्कर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप में पूरा विपक्ष शामिल हो गया है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें बीएसपी है, जिसमें असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी है, कि बीजेपी के राज में अब हत्या और मौत में बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं रखा गया है। और जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो कोई भी मौत जो है वो दुखद होती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपी में भाजपा राज का पहले भी कितनी मौतें हुई थी। जब समाजवादी पार्टी का हाथ में ये कमान थे यूपी का, तब कितनी मौतें हुई थी, कितनी कस्टोडियल डेथ हुई थी, इसके आकलन करें। और आज जितने माफिया के संरक्षण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दिए उनके जमाने में, आज वही माफिया कानून के घेरे में आ गए हैं। योगी राज में ये कानून के घेरे में आ गए हैं और सारे माफिया जो है वो यूपी से सफाया होकर के आम जनता से कट के
आज जेल में बंद है, कोई अंडर ट्रायल है, तो कोई उनकी कन्विक्शन हो चुकी है। फिर मैं आज फिर मैं आता हूं इस मुद्दे पे कि भाई ये जो मुख्तार अंसारी थे, जिसके ऊपर पोटा लगे हुए थे, जिसके ऊपर सारे जो कानूनी कार्रवाई चल रहे थे, वो आज उनके हार्ट अटैक के लिए उनकी मौत हो गई। अभी तक ये जांच चल रही है। जब तक ना विसेरा रिपोर्ट आ जाए, जब तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि इसका मृत्यु का कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है। ठीक है। लेकिन आज समाजवादी और कांग्रेस ने जो यूपी का एक पूरे गुंडे का माहौल बना दिया था, पूरा माफिया का राज बना दिया था, इसलिए यूपी आज सबसे पिछड़ा हुआ देश था, पिछड़ा हुआ प्रदेश था। देश में पिछड़ा हुआ प्रदेश यूपी को कहा जाता था। कोई इन्वेस्टर नहीं आते थे, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगने नहीं देते थे, फिरौती का धंधा यहाँ पे सबसे बड़ा इंडस्ट्री होता था। आज सारे जो तत्व है, जो माफिया तत्व है, जो समाज का क्रिमिनल का जो तत्व है, वो आज नकेल कस गए हैं, वो आज कहीं नहीं दिखते हैं। और ये इसका पूरी श्रेय जो है वो जनता की जाती है कि वो जनता ही चुनाव करवाती है और जनता ही चुनाव करके हमें लाए हैं सेवा करने के लिए। उसीलिए माननीय आदित्यनाथ, चलिए ठीक है, आप अनूप जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अनूप जी, जिस आदमी पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, 18 मामले हत्या के दर्ज हैं और 10 मामले हत्या में कोशिश के दर्ज हैं, हत्या करने की कोशिश के दर्ज हैं, ऐसे अपराधी को लेकर, ऐसे गैंगस्टर को लेकर, जो पूर्वांचल का इतना बड़ा गैंगस्टर रहा हो, जो डॉन रहा हो, जिसने इतने सारे, एक तरह से कह सकते हैं कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो एक पिछली सरकारों में जिसको लेकर कहा जाता है कि भाई बड़े फाटक से फैसले जो हुआ करते थे, उस शख्स को लेकर आप लोगों को इतनी सहानुभूति क्यों है? और दूसरा सवाल यह है कि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि भाई कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है, हार्ट अटैक आया जिससे मौत हो गई। अनन्या जी, इसमें सवाल सहानुभूति का नहीं, सत्ता के अन्याय, अत्याचार और सत्ता की गलती की वजह से जो कोई भी पीड़ित होगा और उसकी जान जाएगी तो उसके साथ सहानुभूति होना ये एक मानवीय संवेदना है और होनी भी चाहिए। आपने शुरुआती दौर में जिस तरीके से इस पर चर्चा शुरू की, मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम लोग बात करेंगे कि हिरासत में मौतें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में सरकार की तरफ से कमी कहाँ हो रही है। लेकिन ये पूरी परिचर्चा इस तरीके से शुरुआत हुई कि जैसे लगता है कि माननीय योगी जी और एक तरीके से प्रकारांतर से आपने स्वयं ही कह दिया कि सरकार इरादतन तो नहीं ऐसी चीजें करवा रही है कि जिससे लोगों की मौत हो रही है हिरासत में। आपने कहा कि योगी जी के राज में ये इनको एक जगहीना कोई माफिया थे, उनकी हत्या हो गई, विकास दुबे तो चलिए एनकाउंटर में मारे गए, अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, मुख्तार अंसारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई। यहाँ सवाल मैं दूसरा उठाना चाहता हूँ, क्या भारत का कानून ये बात नहीं कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब पुलिस की हिरासत में है, यानी सत्ता के हिरासत में है, तो व्यवस्था का ये दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दे, और भारत का संविधान भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का प्रथम अधिकार देता है। इस बात से आप सहमत होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कस्टडी में जिस सरकार के बारे में अभी बार बार ये चर्चा हो रही कि सरकार में माफियाओं के हौसले पस्त हो चुके हैं, आप बताइए कि अतीक और अशरफ को पुलिस की हिरासत में हथकड़ी लगे हुए 3 गुंडे आते हैं और गोली मार देते हैं, वो माफिया और गुंडे नहीं थे, वो हत्यारे नहीं थे क्या? ये सरकार को इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए क्या? और उस सरकार के मंत्री बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ईश्वर का न्याय है। ये अजीब इस उत्तर प्रदेश में परंपरा चल गई है। एक दूसरा पहलू मैं उठाता हूं। अनूप जी, जो जिन 3 हत्यारों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा था, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई थी, जो मीडिया के बेस पे बनकर वहां पर आए थे सवाल जवाब करने के लिए, उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। जांच कितने दिन हो गए? जांच कितने दिन हो गए आप बताइए? अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई। मैं एक दूसरा सवाल उठा रहा हूँ, आप पूरी बात मेरी सुन ले तो अपने आप ठीक है, ठीक है, बोलिए। एक पहलू आपके ही चैनल पर मैंने देखा था कि 24 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी जेल से
बेहोश होने की वजह से बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में ला करके एडमिट किए गए। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जिसका परिवार आरोप ये लगा रहा हो कि जहर दिया गया, धीमा जहर दिया गया, जहर दिया गया है नहीं दिया गया वो जांच की बात है, वो हम तो चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करा दो, आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दो, बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती किया गया, यानी अति गंभीर हालत थी इसलिए आईसीयू में भर्ती किया गया, और वही व्यक्ति 25 मार्च की शाम को उसको 14 घंटे बाद या 16 घंटे बाद दोबारा जेल भेज दिया जाता है। क्या उस व्यक्ति को उचित इलाज की आवश्यकता नहीं थी? क्या सरकार उसकी सुरक्षा करने में या व्यवस्था देने में अक्षम थी कि उस व्यक्ति को, मुख्तार अंसारी को, मेडिकल कॉलेज में नहीं रख करके इलाज कराया जा सकता था? जेल वापस ले जाना 16 घंटे के अंदर जरूरी था। उत्तर प्रदेश में कितने माफिया आज भी हैं जो अस्पतालों में अपने दिन काट रहे हैं सजा होने के बाद, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। माफिया साफ होने की जो बात होती है, मैं तो कहता हूं कि 100 टॉप माफियाओं की सूची सरकार जारी करे और श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि कुछ चंद को छोड़ करके किन माफियाओं के खिलाफ इस सरकार ने क्या प्रभावी कार्रवाई की है। ये गरीबों की, कमजोरों की, या मेरी एक अंतिम बात और हो जाने, ठीक है, बोलिए बोलिए। एक संजीव माहेश्वरी का जिक्र आया। हाँ। संजीव माहेश्वरी की हत्या कब हुई? हरी अदालत में एक व्यक्ति पिस्तौल के साथ आता है, संजीव माहेश्वरी पे गोली चलाता है, वो मारा जाता है। वो अपराधी था या नहीं था ये अलग बात है। सवाल यह है कि सरकार के संरक्षण में, सरकार के सुरक्षा में जो व्यक्ति बंदी है, कैदी है, अगर उसकी भरी अदालत में हत्या हो रही है तो क्या उत्तर प्रदेश की अदालतें सुरक्षित है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है? ठीक है, आप इस पर जवाब ले लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को यह कहने का अधिकार है कि हमने राम राज्य ला दिया है, माफिया को मिट्टी मिला दिया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भास्कर जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन राज बिहारी जी मैं इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहूंगी। जिस बात का जिक्र अनूप जी कर रहे हैं कि क्या इरादतन इस तरह की हत्या, क्योंकि यही जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से, वो अतीक और अशरफ के समय भी उठाया गया था कि इरादतन अगर इस तरह से, और पुलिस कस्टडी में अगर 3 बदमाश आएंगे और इस तरह से गोली मारकर जाएंगे तो सवाल पुलिस पर भी खड़ा किया गया था उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से। और आज अनूप जी वो जिक्र कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई 16 घंटे क्या वहां पर एडमिट नहीं रखा जा सकता था? अगर हालत इतनी ठीक नहीं थी तो फिर दोबारा से जेल क्यों ले जाया गया मुख्तार को? और वो इरादतन हत्या का जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो न्यायिक जांच और बजट जांच के आदेश दिए गए हैं। अब जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो सब तो सामने जांच के बाद ही आएगा। अनन्या, डिबेट में और भी लोग हैं। जी जी बिल्कुल, आधा घंटा हो गया। ठीक है, मैं बस आऊंगी आपके पास इसके बाद, बोलिए। अभी आपने वो डीएसपी का बयान सुना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक एडीजी रैंक के अफसर को अतीक अहमद ने केवल उनकी गाड़ी, उनके काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश में सड़क पर रोक दिया और उनका उतार कर बेइज्जती की। और सरकार, आप जान सकते हैं कि किसकी रही होगी, और सरकार खामोश बनी गई। ये तो सरकारों का हाल रहा है उत्तर प्रदेश में कि अतीक हो या कोई भी माफिया सरगना रहा हो, सरकार के मंत्री और सरकार के जो भी नेता हैं वो झुकते रहते थे। इसी कारण उत्तर प्रदेश का ये हाल हुआ है। और ये बात भी सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और इस पर चर्चा करने के लिए भास्कर घोष भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे अजय वर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अजय वर्मा जो कि कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही है और ये कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग क्या दिया गया। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अनूप सान्या हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं और साथ ही राज बिहारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर जी, अनूप जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो इरादतन हत्या की को लेकर सवाल आपके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं, जो आपको याद होगा अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई थी उस वक्त भी इस तरह के सवाल जो है वो लगातार खड़े हुए, क्योंकि दरअसल वो जो तमाम बयान है जिसमें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी आए हैं कि मैं अपराधियों की यहाँ पर आरती उतारने नहीं बैठा हूं, और जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हुई आई है कैसे अपराधियों का सफाया हो रहा है। आप एक तरफ जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे अपराधी जो है वो खत्म हो रहे हैं, जैसे जैसे माफियाओं का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे यूपी के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है। इसकी खास वजह यही है कि जितना उत्तर प्रदेश शांत होगा उतना वहां के लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो कि वहां के लोगों को रोजगार और तमाम चीजें मुहैया कराएगा। जवाब एक बार अनूप जी की बात का पहले दीजिए। देखिए मैडम, पहले तो बात यह है कि ये सारे जो कस्टोडियल डेथ आप कह रहे हैं, इनकी कस्टडी जो है वो अदालत के आदेश पे लिया गया, यानी प्राइमा फेसी उनका जो क्राइम है वो अदालत में ये प्रूफ हो गया, वो कस्टोडियल कस्टडी में आ गए। अब इन लोग इतने ज्यादा अत्याचार समाज के ऊपर किए हैं, यूपी के लोगों को, आम जनता के ऊपर किए हैं, इन्हीं का बहुत सारा जो शत्रु है, एनिमीज है, वो घूम रहे हैं। जैसे अतीक अहमद के बारे में, उनका एनिमी थोड़ा सा मौका मिला तो अपने काम करके निकल गए। लेकिन सरकार कभी बिना जस्टिस के, बिना अदालत का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करे किसी को कस्टडी में अपने आप में नहीं लेते हैं, ये आपको मानना चाहिए। और आप कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, 2010 और 2015 के बीच ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट है, 591 कस्टोडियल डेथ हुआ था, 591। और मैं ये कह दूं कि आज यूपी उत्तम प्रदेश बनने का जो रास्ते पे आगे बढ़े हैं, इसका एक मूल कारण है कि यूपी में लोगों को जो खौफ था, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, रोज नोएडा जाता हूँ, रोज फरीदाबाद जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि नोएडा पहले जो था और आज में कितनी फर्क हो गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पैरामीटर तो होता ही है, लेकिन सरकार का ये जो एक कदम है कि जो भी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे संजीव माहेश्वरी हो, चाहे अतीक अहमद हो, हम लोग धर्म नहीं देखते हैं, चाहे आजम खान हो जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसको भी हमने अदालत के समक्ष हाजिर किया और अदालत उनको आज जेल में डाल दिए हैं। तो आप ये कहते हैं, जो हमारे जो को डिबेटर हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमने अगर किसी को आज तक कस्टोडियल डेथ के लिए सरकार जिम्मेदार होता तो आप पीआईएल लगा दीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए, प्रूफ कीजिए। आप एक भी प्रूफ नहीं हुआ पीआईएल में। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोला कि सरकार अपने मतलब से कानून अपने हाथ में लेकर के सरकार कभी किसको कस्टोडियल डेथ दे दिया। लेकिन इन लोग ये भूल गए हैं कि यूपी आज हमारे भाजपा राज के पहले कहां था, और आज जो लास्ट बिजनेस समिट हुआ उसमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी की बात किया जा रहा है। यूपी में एक से एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक से एक इंडस्ट्री आ रहा है, और इनका जो फिरौती वाला बिजनेस था वो बिजनेस आज खत्म हो गए। शायद इसीलिए हमारे वो प्रवक्ता जो है उसको दुखी है, लेकिन आप दुखी हो सकते हैं, जनता दुखी नहीं है। ठीक है, अनूप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अनूप जी अपनी बात करिए। और वो जिक्र कर रहे हैं कि जब से माफियाओं का खात्मा हुआ है, क्योंकि उनके अपने भी राइवलरी गैंग है जिसकी वजह से अतीक अशरफ का वो जिक्र कर रहे थे, और एक तरफ अगर शांति है उत्तर प्रदेश में तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। मैंने उनकी पूरी बात सुन ली, और उनकी सत्ता की बेशर्मी और झूठ को जोर से बोल करके सच साबित करने की उनकी कला के लिए अपने मित्र को साधुवाद देता हूं। आप मुझे बताइए, उन्होंने पहला तर्क दिया कि साहब अतीक के बड़े दुश्मन थे और इनके बड़े दुश्मन थे, और किसी दुश्मन ने अगर कर दिया तो इसमें क्या ताजुब की बात है? यही बात तो कही उन्होंने। आप मुझे बताइए, मैं फिर सवाल कर रहा हूं कि सरकार की व्यवस्था क्या है? क्या किसी की दुश्मनी हो और वो इंसान अदालत द्वारा सजा पा करके जेल चला जाए, और जेल से उसको कहीं ले जाया जाए और कोई अपराधी आकर के उसको गोली मार दे, तो सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार प्रवक्ता अगर उसके बदले में ये तर्क देते हैं कि कोई दुश्मन होगा आकर के मार के चला गया, अनूप जी, तो मुझे लगता है अनूप जी, नोएडा में कोर्ट के अंदर नहीं, मैंने आपको नहीं टोका, गोलीबारी होती है, मैंने आपको नहीं टोका। ठीक है, एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा। इनकी मैं ढिठाई के लिए इनको बधाई देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब उत्तर प्रदेश को बड़ा उत्तम प्रदेश बना दिया, सरासर झूठ है।
ये सरकार सिर्फ इन्वेस्टर समिट के नाम पे दावे करती है। आपको याद होगा फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई थी आखिरी, और फरवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आए थे। यानी साल भर पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने में आपको साल भर लग गया। क्या आपकी सरकार है? आपकी सरकार में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और एक व्यक्ति की सनक हावी है, और झूठ बोल करके आप जनता को गुमराह करके उसके वोट को ठगने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद विपक्ष के ऊपर ठीकरा भोगते हैं। 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, 10 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं, उसके बाद भी आपकी सरकार में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश को इतने विकास के रास्ते पे ला दिया, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार ने 6 साल में कौन सा नया पावर जनरेशन प्लांट लगाया, उसका नाम बता दे। इनकी सरकार ने बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया। इनकी सरकार में पूरे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है। इनकी सरकार में लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर चुनाव से पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर पॉलिटिक्स नहीं की जा रही, जो बयानबाजी दी जा रही है? ना, झूठ है, सरासर आरोप है। इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहां से आ गया? हमने क्या एक बार भी कहा कि वो मुसलमान होने के नाते मारे गए? हम तो कहते हैं सरकार नफरत की राजनीति करती है। ये सरकार ये संकेत देना चाहती है। मैं तो सरकार से ये सवाल कर रहा हूं कि ये सरकार इस बात पर, भास्कर जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, भाई हमारी सरकार तो धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है, ये धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है। जो भी माफिया है, जो भी डॉन है, उसका खात्मा होगा, जिसने भी दहशत फैलाई है उसका खात्मा होगा। वो तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं राज बिहारी जी। वो भास्कर जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई देखिए, पिछले अगर 5 सालों में माफियाओं का खात्मा हुआ है तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, इन्वेस्टर्स बढ़ा है। ये कौन सा उत्तम प्रदेश है? कौन सा उत्तम प्रदेश है जिसमें अस्पतालों में लोगों को दवा नहीं मिल रही है, स्ट्रेचर नहीं मिल रही है? ठीक है अनूप जी, आप बात रखिएगा, बोलिए राज बिहारी जी, बोलिए। के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, सड़कों पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बोलिए राज बिहारी जी। अनूप जी आप एक बार सुन लीजिए, अनूप जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, एक बार आप सुन लीजिए, बोलिए। देखिए अनन्या, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश की तरफ आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जहां पहले लोग रात को घरों से निकलने में भी डरते थे, वहां महिलाएं भी रात को, अगर हम तो एनसीआर में रहते हैं, देखते महिलाएं रात में भी अपने काम से लौटती हैं। और ये सिर्फ एनसीआर नहीं है, अगर आप दूर दराज के भी गांवों में जाएंगे, तो अगर आप छोटी सड़क पे भी जाएंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि पुलिस मौके पर है। तो ये कहना कि ये बहुत सही है कि उत्तर प्रदेश में बदले हुए माहौल में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। जो कारखाने, उद्योग सपा या बसपा के राज में नोएडा, ग्रेटर नोएडा से छोड़कर हरियाणा चले गए थे, उन सबकी वापसी हो रही है। और जहां तक बिजली की बात है, बिजली महंगी हो लेकिन मिल तो 24 घंटे रही है। सपा बसपा के रात में तो लोग अगर रात को लौट कर आते थे तो रात को सो ही नहीं पाते थे, इतने मच्छर होते थे, बिजली होती नहीं थी। यही हाल दिन में था। अब तो 24 घंटे पानी है, बिजली है, सुरक्षित माहौल है। और दूसरा, लोगों को निवेशकों के आने से रोजगार के भी अवसर मिले हैं। ये कहना सही है कि उत्तर प्रदेश ठीक है। चलिए आप सभी हमारे साथ रहिएगा। अनूप जी इसके बाद आपके पास मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक बार जरा ये समझिए, एक रिपोर्ट है हमारे पास जिसमें हम आपको दिखाएंगे अर्थव्यवस्था को लेकर आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस पूरे मसले का एक मजबूत आर्थिक पक्ष भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। माफियाओं का अंत का मतलब है कि सुरक्षा की गारंटी, प्रदेश में कारोबारी माहौल का बेहतर होना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, जैसे जैसे माफियाओं का आतंक कम होता जा रहा है, राज्य में निवेश भी बढ़ता गया। योगी सरकार ने साल 2018 में जो पहला निवेश समिट आयोजित किया था, जिसमें 4,68,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले थे, जबकि पिछले साल के इन्वेस्टर समिट में 33,05,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। पिछले 7 सालों में राज्य में निवेश प्रस्तावों में हर साल तेजी आई। आज निवेशकों की संख्या के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। साल 2017 में शेयर बाजार में यूपी के केवल 22.20 लाख निवेशक थे। आज ये आंकड़ा 1,76,00,000 से भी ज्यादा हो गया है। आज देश की इकोनॉमी में यूपी की हिस्सेदारी 8% से अधिक हो गई है।
अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी बदल रहा है। माफियाओं के अंत की वजह से यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। तो माफियाओं के अंत की वजह से यूपी में निवेश को लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बढ़ा है। ये जो आर्थिक इकोनॉमी से जुड़ी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इस पर मैं एक जरा राय जो है अपने खास मेहमानों से ले लेती हूँ। अजय वर्मा हमारे साथ कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन अनूप जी, एक तो पहले वाले सवाल को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे, जिस पर राज बिहारी कह रहे थे कि एक वक्त था समाजवादी पार्टी के टाइम पर भी जब उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती थी, लेकिन अब लाइट तो कम से कम आ रही है। और दूसरा जो आर्थिक सर्वे हमने आपको बताया कि जब 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके बाद के आंकड़े और आज के आंकड़े, यानी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर इन्वेस्टमेंट करना लोग पसंद कर रहे हैं। वजह क्या लग रही है आपको? बता रहा हूँ, मैं अवध के जिस इलाके का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े गजलकार हुए अदम गोंडवी, उन्होंने एक शेर कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारा दावा किताबी। अभी राज बिहारी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब तो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांवों में भी महिलाएं सुरक्षित आधी रात में घूम रही हैं। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर के। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पर है और इनको उत्तर प्रदेश की महिलाएं बड़ी सुरक्षित दिखाई दे रही हैं। पता नहीं कौन सा चश्मा इन्होंने लगा रखा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। और जो उत्तर प्रदेश के विकास का दावा बार बार ढोल पीट रही है भाजपा की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में किस नंबर पे है हिंदुस्तान में? उसका जवाब दे दे सरकार। आप इतना बड़ा प्रदेश हैं, उसके हिसाब से आपका बजट बड़ा होगा और सरकार ने बजट बढ़ाया है। हमारी सरकार ने बिजली का जो प्रोडक्शन बढ़ाया था अपने कार्यकाल में, 65% प्रोडक्शन बढ़ाया था पूरे 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन इस सरकार ने कितना प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाया है? और जो आज ये कह रहे हैं कि बिजली भले ही महंगी हो लेकिन मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि होली से 4 दिन तक बिजली नहीं जाएगी। होली के दिन बिजली गई है छोटे छोटे शहरों में। आप झूठ बोलने को लोग कुछ भी बोल दे, कहने को कुछ भी कह दे, लेकिन सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश के जमीन में जाकर के देखिए, खेत में जाकर के, गांव में देखिए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। नोएडा से और दिल्ली से बैठ करके आप उत्तर प्रदेश का आकलन नहीं कर सकते हैं, जो हमारे राज बिहारी जी कह रहे थे। आज स्थिति यह है कि गांव का किसान छुट्टा सांड से परेशान है, छुट्टा जानवर से परेशान है। और जो सरकार ये माफियाओं की बात कर रही ना, माफियाओं की सफाई की, मैंने कहा कि सरकार में अगर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करे और दिखाए कि उनके खिलाफ, सबके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। ये सरकार कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक तरफ जनता के मन में अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहती है और दूसरी तरफ जनता के मन में ये भ्रम डालना चाहती है कि सरकार अपराध विरोधी है। ये सरकार खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। लेकिन अनूप जी, 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थितियां थी, क्या अब उन स्थितियों में बदलाव नहीं हुआ है? नहीं, क्या बदलाव? बदलाव बिल्कुल हुआ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आपको शायद पता नहीं है, मैं खुद कानपुर से आती हूँ और मेरी पूरी फैमिली वहां रहती है और हम खुद देखते हैं कि बहुत हद तक जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, महिला सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर, महिलाएं सुरक्षित वहां पर महसूस करती हैं। इस पर जवाब मैं भास्कर जी से ही चाहूंगी। अजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस पर भास्कर जी आप जरा जवाब दीजिए। क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है? क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है क्या? लेकिन 2017 के पहले वाली स्थितियां अब उत्तर प्रदेश में नहीं रही, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बोलिए भास्कर जी, बोलिए। सुनिए मैडम, पहले बात है, मैं एकदम तथ्य दे के बात कर रहा हूँ, उनके आजू बाजू नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 2 एयरपोर्ट थे, 2024 में 10 एयरपोर्ट हो गए, 175 फ्लाइट, 100 कितने एयरपोर्ट अडानी जी को चले गए वो भी बता दीजिए। 175 फ्लाइट। भाई साहब सुनने का धैर्य रखिए। आपके टाइम में जैसे आपका धैर्य टूट गया था वैसे मेरा भी धैर्य टूट गया। आपका भी धैर्य टूट गया था ना कुछ समय पहले। की बात करें, आपका भी धैर्य टूट गया था ना। 2016 के दिन में 8,000 सुनिए महाराज, सुनिए, ये आजम खान का भैंस वाला बात नहीं है। 1688 मेगावाट 2024 में उत्पादन हो रहा है और आने वाले दिन पे 12,800 मेगावाट उत्पादन होंगे।
इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2017 में 1,28,494 विलेज गांव में इलेक्ट्रिसिटी था, और लास्ट ईयर हमने बढ़ाकर 2,49,818 विलेज में, अब 18 गांव में मेरा इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है। तो महाराज मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी पॉइंट में जाइए, किसी भी वर्टिकल में जाइए। भास्कर जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही। राज बिहारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा ये समझना चाहेंगे जो तमाम पार्टियां। एक मिनट में ठीक है, बोलिए अनूप जी, बोलिए जल्दी। मुझे 8:45 तक के लिए कहा गया था, मेरी दूसरी डिबेट है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं इसके बाद राज बिहारी जी आपके पास आना चाहूंगी, एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जिस बात को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर, जो विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें AIMIM है, जिसमें BSP है, जो आरोप लगा रही है स्लो पॉइजनिंग का, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालांकि इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव से पहले जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये तो चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के दौरान नहीं, पहले से ही चल रही है। जो विपक्षी दलों की नीतियां हैं तो तुष्टीकरण की ही रही है, और इस तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपराधियों को भी खुली छूट दी। अगर आप देखेंगे जिस तरह से सपा के राज में, बसपा के राज में अपराधियों को खुली छूट मिली, और उत्तर प्रदेश में तो राजनीति का अपराधीकरण ही इंदिरा गांधी के राज से शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी के राज में जिस तरह से कांग्रेस के विरोधियों को निपटाने के लिए कत्ल किया गया, तो इंदिरा गांधी के राज से शुरू किया गया। उसके लिए तो कांग्रेस दोषी है ही, लेकिन इसके बाद में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, आतंक फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा के नेताओं ने जिस तरह से अपराधियों का सहारा लिया, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश जनता आज इसलिए रात में, इसलिए वहां रिकॉर्ड बना है दोबारा योगी सरकार का आने के बाद में। सन 85 के बाद में कोई पहली बार, दूसरी बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए बनाई है ना कि जनता को राहत पहुंची है। जनता ने ही वोट देके वोट दिया ना। अस्पताल नहीं बन रहे हैं, स्कूल नहीं बन रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हमें सुरक्षित माहौल मिला है उत्तर प्रदेश। डीलिंग हो रहा हूँ, टाइम हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियां ये सवाल खड़े कर रही हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजनिंग दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों को मुख्तार अंसारी की मौत से सहानुभूति क्यों, और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जैसे जैसे माफियाओं का सफाया हो रहा है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब